हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक रिमाइंडर देना चाहूँगा कि अगर किसी बच्चे को इक्विलिब्रियम पढ़ना है तो इक्विलिब्रियम आज शाम 6 बजे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट होने वाला है। ये एक फ्री क्लास होगी और इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पर हम इक्विलिब्रियम को स्टडी कर सकते हैं और यहाँ पर हम साइड बाय साइड गैसेस को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो एक साथ क्या होगा, हमारे दोनों टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। और उसके अलावा मैं प्रीवियस ईयर भी डालता रहूँगा, अलग अलग एग्ज़ाम्स के, जेई का, ड्यू का, जो भी एग्ज़ाम्स पास में हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के क्या करूँगा, प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करता रहूँगा। तो गैसेस को ही अब कंटिन्यू करते हैं। गैसेस का चौथा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर की अगर बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था वेरिएबल्स के बारे में कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स 4 वेरिएबल्स होते हैं गैस के। इन चारों वेरिएबल्स को अभी तक हमने इंडिविजुअली समझा था कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और ये अमाउंट जो है ये इंडिविजुअली क्या है। अब हम क्या करेंगे, इनके आपस के रिलेशन को स्टडी करेंगे। और वेरिएबल्स के आपस के रिलेशन को स्टडी किया जाता है गैस लॉज के अंदर। जैसे गैस लॉज की अगर बात करें तो 4 गैस लॉज हैं। जैसे कि एग्जांपल लें बॉयल्स लॉ का, तो बॉयल्स लॉ कनेक्ट करता है कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा। चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करेगा और गे-लुसाक लॉ प्रेशर और टेम्परेचर की बात करेगा। एवोगैड्रोस लॉ लिंक करेगा वॉल्यूम को अमाउंट के साथ। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बॉयल्स लॉ के बारे में कि बॉयल्स लॉ किस तरीके से प्रेशर और वॉल्यूम को कनेक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो हर एक लॉ को कैसे पढ़ेंगे ये बता देता हूँ। हर एक लॉ को स्टडी करेंगे 2 पार्ट्स में। सबसे पहले तो रिलेशन निकालेंगे कि उस लॉ ने क्या रिलेशन दिया था, क्या थियोरी थी उस लॉ के पीछे, और उसके बाद उस लॉ के जो रिलेशन हमने निकाला उससे रिलेटेड जितने भी ग्राफ्स होंगे वो सारे स्टडी करेंगे। और उसके बाद एंड में उस लॉ से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे डिफरेंट टाइप्स के, वो सारे के सवाल करेंगे। तो आइए बॉयल्स लॉ को स्टार्ट करें। बॉयल्स लॉ में सबसे पहले तो थियोरी अगर इसका कहें तो बॉयल्स ने कहा फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड टू इट। यानी कि बॉयल्स लॉ ने क्या कहा, अगर मैं अमाउंट को फिक्स रखूं और टेम्परेचर को फिक्स रखूं तो जो वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई करने वाला है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के, प्रेशर अप्लाइड टू दैट गैस। यानी कि अगर इसी बात को मैं समझाऊं इजी लैंग्वेज में, तो हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, और कंटेनर के अंदर हमने गैस के कुछ पार्टिकल्स को रखा। गैस के जो ये पार्टिकल्स थे ये T टेम्परेचर पे रखे गए हैं और इनका अमाउंट है N। अब हमने क्या किया, एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज किया, पिस्टन को नीचे की तरफ पुश किया। जैसे ही हम पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करेंगे, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को अभी भी हमने कांस्टेंट ही बनाए रखा। तो हमें पता है जैसे ही पिस्टन नीचे आएगा तो वॉल्यूम जो गैस की है वो इनिशियल से अब कुछ कम हो जाएगी। V1 और V2 की अगर बात करें तो V2 कम होगा, V1 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक बात रिलेट कर सकता हूँ कि जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर को हम बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसी चीज़ के बेसिस पे बॉयल्स ने कहा कि प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। बस याद रखना कि कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कंडीशन होना चाहिए कि कांस्टेंट टेम्परेचर हो और कांस्टेंट अमाउंट हो। यहाँ पर अमाउंट आएगा, प्रेशर नहीं। कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए और कांस्टेंट अमाउंट होना चाहिए। इसी चीज़ को प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के बॉयल्स ने कहा, जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। इस के कांस्टेंट को उसने क्या कह दिया, बॉयल्स कांस्टेंट। यहां पर इसने इसे क्या कहा, बॉयल्स कांस्टेंट। तो जैसे ही हमने प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो एक कांस्टेंट आया के। यहां से रिलेशन बन गया P इज इक्वल टू के अपॉन V। इसी को रीअरेंज करके लिखें तो PV इज इक्वल टू के, यानी कि PV बॉयल्स कांस्टेंट के इक्वल होगा। कब होगा इक्वल, वो बात ध्यान रखना, जब कांस्टेंट टेम्परेचर और अमाउंट हो, तभी ये रिलेशन पॉसिबल है। तो अगर PV K के बराबर है तो यहीं से ही हम चाहे तो रिलेशन बना सकते हैं P1 V1 बराबर किसके होगा, P2 V2।
बस कंडीशन इस चीज़ का ध्यान रखना कि P1 V1 जब इनिशियल हमने कंडीशन ली है तब भी टेम्परेचर और अमाउंट सेम होना चाहिए और बाद में भी टेम्परेचर और अमाउंट क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तब हम P1 V1 को P2 V2 के बराबर लिख सकते हैं। अब थियरी और रिलेशन समझने के बाद नेक्स्ट काम हमें करना है ग्राफ्स को स्टडी करना। सबसे पहले ग्राफ की अगर बात करें तो सबसे पहला ग्राफ होगा वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का। अब वॉल्यूम और प्रेशर का ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए रिलेशन की जरूरत थी, वो रिलेशन तो हमें बॉयल्स ने दे ही दिया। उस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मतलब होगा प्रेशर कम होगा। अब अगर y एक्सिस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x एक्सिस के तो हमें इतना पता ही होगा कि अगर y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x के तो यहाँ पर क्या होता है, एक पैराबोला का फॉर्मेशन होता है। तो क्योंकि दोनों इन्वर्सली थे वॉल्यूम और प्रेशर, तो इनके कर्व को जब ऑब्जर्व किया गया तो यहाँ पर एक पैराबोला का फॉर्मेशन हुआ। तो पहला कर्व तो ये होगा, बहुत सिंपल सा कर्व है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। नेक्स्ट कर्व की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कर्व है प्रेशर वर्सेस 1/v का। अब प्रेशर वॉल्यूम के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन 1/v की अगर बात करें, इस पूरी टर्म की अगर बात करें तो ये पूरी टर्म प्रेशर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि इस केस में y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और y अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के तो स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है। और यहाँ पर हम देख भी सकते हैं प्रेशर और 1/v का जो कर्व आया वो एक तरह का कैसा कर्व है, स्ट्रेट लाइन कर्व बना है। ठीक है, तो अगर प्रेशर वर्सेस 1/v की अगर बात करें तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट कर्व है PV वर्सेस P का। अब PV वर्सेस P का कर्व निकालने के लिए इसका भी रिलेशन यूज करते हैं। हमें बॉयल्स ने बताया था कि PV जो है वो बॉयल्स कांस्टेंट K के बराबर है। PV K के इक्वल है और K जो है वो डिपेंड करता है केवल नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर पर। इन दो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है बॉयल्स कांस्टेंट। यानी कि बॉयल्स कांस्टेंट प्रेशर पे तो डिपेंड करता ही नहीं। अगर प्रेशर पे बॉयल्स कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता तो अगर मैं प्रेशर चेंज भी करूं तो K का वैल्यू चेंज नहीं होगा, और K का वैल्यू चेंज नहीं होने का मतलब है कि PV का वैल्यू भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो PV का वैल्यू प्रेशर के साथ चेंज नहीं होता, तो इसका अगर कर्व देखें तो पैरेलल टू x एक्सिस आएगा। इसी में ही अगर PV वर्सेस V का कर्व भी पूछ ले तो सेम ही कर्व बनेगा, क्योंकि PV फिर से K के इक्वल है और K ना तो प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है ना ही वॉल्यूम पे। तो PV वर्सेस P का कर्व आ जाए या PV वर्सेस V का कर्व आ जाए, दोनों केसेस में यही कर्व बनेगा। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो इस लॉ के बेस्ड कुछ सवालों को डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज ये सारे लॉज को अप्लाई करना अगर नहीं आया तो फिर कोई फायदा नहीं है इन लॉज को पढ़ने का। तो इसके एप्लीकेशन पार्ट को समझते हैं इन क्वेश्चंस की मदद से। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए कौन सा ऑर्डर करेक्ट होगा ये हमें देखना है। जैसे कि यहाँ पर दो कर्व्स दिए हुए हैं हमें, और दोनों कर्व्स में हमें टेम्परेचर के ऑर्डर को निकालना है। तो अगर टेम्परेचर का ऑर्डर निकालें पहले वाले कर्व में प्रेशर वर्सेस 1/v में, तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है और बहुत कॉमन सा सवाल है। आपको काफ़ी सारे पेपर्स में देखने को मिल जाएगा ग्राफ का ऐसा सवाल। अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो कुछ नहीं करना, बस तुम x एक्सिस को कांस्टेंट कर दो। तुम यहाँ पर x एक्सिस को कांस्टेंट कर दो और y एक्सिस पे 3 इंटरसेप्ट्स निकालो। y एक्सिस पे तुम्हारे पास यहाँ पर 3 इंटरसेप्ट आएंगे जब तुमने x को कांस्टेंट कर दिया। अब इस एक्सिस की अगर बात करें तो इस एक्सिस पे टेम्परेचर T3 था। T3 पे यहाँ पर एक प्रेशर होगा, इस प्रेशर को मान लेते हैं P3। इसी तरीके से T2 टेम्परेचर पे बने हुए कर्व पे यहाँ पर एक प्रेशर होगा, इस प्रेशर को मान लेते हैं P2। और T1 टेम्परेचर वाले कर्व के लिए प्रेशर को मान लिया P1। तो 3 प्रेशर आए। तीनों प्रेशर के अगर ऑर्डर को देखें तो मुझे पता है y एक्सिस में ऊपर की तरफ जाते हुए प्रेशर बढ़ रहा होगा, यानी कि P3 सबसे बड़ा, फिर आएगा P2 और फिर आएगा यहाँ पर P1। P3, P2 और P1 ये ऑर्डर होगा। और तुम्हें याद हो तो मैंने बताया भी था टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं सिस्टम का, गैसियस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाऊं
तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ये पार्टिकल बहुत तेजी से मूव करते हुए टकराएंगे, यानी कि ज्यादा फोर्स से टकराएंगे तो ज्यादा प्रेशर भी क्रिएट होगा। तो क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली हैं, तो इसका मतलब T3 टेम्परेचर सबसे बड़ा, फिर T2, फिर T1। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सवाल अगर वो चाहे तो पीवी के कर्व में भी पूछ सकता है। अगर पीवी के कर्व में सवाल पूछे तो उसमें भी क्या करो, y एक्सिस पर 3 इंटरसेप्ट निकाल लो, x को कांस्टेंट किया, y एक्सिस पर 3 इंटरसेप्ट निकाल लिए। ये जो y एक्सिस पर 3 इंटरसेप्ट आए, इन तीनों को नाम दे दो P3, T3 टेम्परेचर पे प्रेशर आया P3, फिर P2, फिर P1। यहाँ पर भी सेम रिलेशन आएगा, P3 सबसे बड़ा, फिर P2, फिर P1, क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली है तो T3 सबसे बड़ा, T2, फिर क्या आएगा, T1। तो सेम क्वेश्चन है, दोनों ग्राफ की टर्म्स में पूछा जा सकता है, बहुत कॉमन सा सवाल है, बहुत सारे पेपर्स में आपको देखने को भी मिलेगा। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल में उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व करेक्टली रिप्रेजेंट द बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ को कौन करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बॉयल्स लॉ का एक्सप्रेशन तुम्हें पता है क्या था, बॉयल्स लॉ का एक्सप्रेशन था पीवी बराबर था के के। तो अब मुझे इसी एक्सप्रेशन को प्रूव करना है ग्राफ की मदद से, और अगर मैं चारों ग्राफ को देखूं तो x और y एक्सिस की अगर बात करें तो ये दोनों लॉग की फॉर्म में है, तो मुझे इस इक्वेशन को भी लॉग की टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर मैं इसे लॉग की टर्म्स में कन्वर्ट करूं तो लॉग p मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब लॉग ऐड हो जाएगा, लॉग p प्लस लॉग v ये बराबर आएगा लॉग k के। यहीं से अगर मैं निकालूं तो log p इज इक्वल टू log k, इसे इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो नेगेटिव साइन, नेगेटिव log v। अब नेगेटिव साइन को मैं हटाना चाहता हूं, तो नेगेटिव साइन को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, अगर नेगेटिव साइन को हटाना है तो वैल्यू को क्या कर दो, इनवर्स कर दो। तो वैल्यू को इनवर्स कर देते हैं, नेगेटिव साइन अपने आप हट जाएगा। तो यहां पर मेरा इक्वेशन बना log p इज इक्वल टू log k 1/v प्लस log 1/v। तो अब देखें तो सारे कर्व्स में log p क्या है, y एक्सिस, और log 1/v क्या है, x एक्सिस। और ये इक्वेशन में अगर log k की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन चुकी है। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन ए या डी कुछ भी हो सकता है, लेकिन डी के अंदर इंटरसेप्ट नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ए में इंटरसेप्ट है, और ये इंटरसेप्ट किसके बराबर आएगा, log k के बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का, ए। आइए अब नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। ये काफी अच्छा सवाल है, ठीक है, जेई में बहुत जगह पर ये यूज भी किया जाता है सवाल पढ़ाते हुए। अ रबर बैलून कंटेन्स सम सॉलिड मार्बल्स ईच ऑफ वॉल्यूम 10 ml. A gas is filled in the balloon at a pressure of 2 atm and the total volume of balloon is 1 liter in this condition. If the external pressure is increased by 4 atm, the volume of balloon becomes 625 ml. Find the number of marbles present in the balloon. तो यहाँ पर सवाल में क्या कह रहा है कि हमने एक बैलून लिया और इस बैलून के अंदर कुछ सॉलिड मार्बल्स को रखा हुआ है। हमने यहाँ पर कुछ सॉलिड मार्बल्स को रखा हुआ है और इस बैलून के अंदर ही एक गैस भी फिल्ड है। अब उसने कहा इनिशियली एक्सटर्नल प्रेशर था 2 atm, तो वॉल्यूम था इस बैलून का टोटल वॉल्यूम 1 लीटर। अब एक्सटर्नल प्रेशर को 4 atm अगर बढ़ा दें तो टोटल वॉल्यूम बैलून का 625 ml चला जाता है। ये उसने डाटा गिवन किया। इस डाटा की मदद से वो चाहता है कि आप लोग सॉल्व करें कि इस बैलून के अंदर कितने नंबर ऑफ मार्बल्स होंगे। तो नंबर ऑफ मार्बल्स को निकालने के लिए इस सवाल को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो वॉल्यूम की बात कर लेता हूं मैं। वॉल्यूम ऑफ 1 मार्बल हमें दे रखा है। उसने कहा है एक मार्बल का जो वॉल्यूम है वो 10 ml के बराबर है। अब मैं मान लेता हूं इस पूरे सिस्टम के अंदर n मार्बल्स प्रेजेंट है। मुझे नहीं पता कितने मार्बल्स हैं, वो मुझे निकालनी है n की वैल्यू। अब एक मार्बल का वॉल्यूम 10 ml है तो n मार्बल्स का वॉल्यूम कितना होगा। सिंपल सी बात है, यूनिटरी मेथड लगाए तो 10n ml, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा n के साथ, ठीक है। अब ये तो वॉल्यूम है मार्बल का। अगर बॉयल्स लॉ की मदद से ये सवाल करना है तो बॉयल्स लॉ में जो वॉल्यूम होता है वो तो गैस का वॉल्यूम होता है।
अब अगर मैं इस बैलून में गैस का वॉल्यूम निकाल लूं तो मुझे पता है वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ बैलून के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कुछ स्पेस तो इन सॉलिड मार्बल्स ने पहले से ही एक्वायर कर रखा है, इस स्पेस के अंदर तो गैस नहीं हो सकती। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल लूं तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बैलून, जो भी टोटल वॉल्यूम है बैलून का, उसमें से मार्बल के वॉल्यूम को माइनस कर दो, क्योंकि मार्बल के अलावा बाकी सारी स्पेस में तो क्या होगी, गैस। तो इनिशियल अगर पहली कंडीशन को देखें, पहली कंडीशन में गैस के वॉल्यूम को V1 मान रहा हूं, तो टोटल वॉल्यूम बैलून का था 1000 ml। अब इसमें से मार्बल का टोटल वॉल्यूम माइनस करूं तो मार्बल का टोटल वॉल्यूम है 10 nml। तो यहां से सबसे पहले क्या आया मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ गैस आ गई पहली कंडीशंस पे, और पहली कंडीशन पे ही प्रेशर भी दे रखा है जो कि है 2 atm के बराबर। अब उसने क्या कहा सेकंड कंडीशन में कि हमने प्रेशर को बढ़ा दिया, एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा बैलून का, और वॉल्यूम घटकर बैलून का हो गया 625 ml। लेकिन अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, क्या सॉलिड प्रेशर बढ़ने पे कंप्रेस होगा? नहीं, केवल गैस ही कंप्रेस हुई होगी, ये सॉलिड मार्बल्स थोड़ी कंप्रेस हुए होंगे, सिर्फ गैस कंप्रेस हुई होगी, जिस वजह से वॉल्यूम ऑफ बैलून घटेगा वो गैस के कंप्रेशन की वजह से ही घटेगा। तो अगर मैं सेकंड कंडीशन पे वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल लूं, उसे V2 मान रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ बैलून माइनस मार्बल का वॉल्यूम, और मार्बल का वॉल्यूम तो फिक्स रहने वाला है क्योंकि ये सॉलिड मार्बल्स हैं। तो मेरे पास सेकंड कंडीशन पे वॉल्यूम का डाटा आ गया 625 माइनस 10 ml, और फाइनल प्रेशर कितना था 4 atm। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो बैलून पूरा इंटैक्ट है, और उसने ये भी नहीं कहा कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ना तो टेम्परेचर चेंज हो रहा ना ही अमाउंट चेंज हो रहा। तो यहाँ पर हम बॉयल्स लॉ को लगा सकते हैं, विच इज P1 V1 बराबर P2 V2 के, और P1 था 2, इनिशियल वॉल्यूम 1000 माइनस 10n, फाइनल प्रेशर इज 4, फाइनल वॉल्यूम इज 625 माइनस 10n। तो यहाँ से अगर देखें तो 2000 माइनस 20n इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें तो 2500 माइनस 40n। तो यहाँ से अगर इसे सॉल्व करें तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 मार्बल्स। तो इस सिस्टम के अंदर 25 सॉलिड मार्बल्स प्रेजेंट थे, और यही हमें निकालना भी था। बस ध्यान रखना, अगर कभी भी हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो केवल गैस कंप्रेस होगा, सॉलिड मार्बल्स कंप्रेस नहीं होंगे। अब एक लास्ट सवाल कर लेते हैं। ये लास्ट सवाल मेरा फेवरेट रहा है, जब भी मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो मैं इस सवाल को बहुत जगह पर यूज़ करता हूँ, बिकॉज ये सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को भी ग्रो कराता है और बच्चों की अप्रोच को भी ठीक करने की कोशिश करता है। ये सवाल क्या है, अ बैलून इज फिल्ड विद अ गैस एट अ प्रेशर ऑफ 1 atm and the volume of balloon is 1 liter. If a hole is made in the balloon, the pressure decreases and becomes half of its initial value. Find the volume of balloon at this condition. तो इस सवाल में उसने मुझे इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है 1 atm, और इस प्रेशर पर उसने मुझे वॉल्यूम दिया है 1 लीटर। अब उसने कहा मैंने इस बैलून के अंदर एक होल किया और प्रेशर इनिशियल वैल्यू का आधा हो गया। इनिशियल वैल्यू 1 atm था, तो फाइनल प्रेशर क्या हो गया, आधा, यानी कि हाफ atm। और वो मुझसे पूछ रहा है कि फाइनल वॉल्यूम बताएं क्या होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, अक्सर वो डाटा को पढ़ते हैं, वो सवाल को नहीं पढ़ते। तो उसे पता है कि बॉयल्स लॉ का सवाल चल रहा है, तो वो P1 V1 और P2 V2 देखते ही क्या करेगा, सीधा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 अप्लाई कर देगा। और अगर वो ये अप्लाई करता है तो इनिशियल प्रेशर इज 1, इनिशियल वॉल्यूम इज 1, फाइनल प्रेशर हाफ, फाइनल वॉल्यूम अगर यहां से निकालें तो फाइनल वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 2 लीटर के बराबर। और अर्थ पे कोई ऐसा बैलून नहीं है जिसमें होल किया जाए और उसका वॉल्यूम 1 लीटर से 2 लीटर चला जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसका वॉल्यूम बढ़ जाए। अब यहां पर ये फाइनल वॉल्यूम डबल कैसे हो गया होल करने पे, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका कारण है कि हमने जो ये फॉर्मूला लगाया है यही गलत है। यहां पर बॉयल्स लॉ का ये रिलेशन लग ही नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि ये फॉर्मूला मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं तब वैलिड है जब नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट हो।
लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं सिस्टम में होल करूंगा तो गैस के पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे, और गैस के पार्टिकल्स अगर बाहर निकलेंगे तो मोल्स कांस्टेंट नहीं हो सकते। टेम्परेचर बेशक कांस्टेंट रहे लेकिन मोल्स कांस्टेंट नहीं हो सकते। तो इस कंडीशन में बॉयल्स लॉ का ही एक नया रिलेशन लगाना पड़ेगा, जो कि होगा P1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन N2 के बराबर। ठीक है, ये रिलेशन हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। जब तक वो क्वेश्चन में N1 और N2 इनिशियल मोल और फाइनल मोल की वैल्यू नहीं दे देता, तब तक हम फाइनल वॉल्यूम को भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, अगर कहीं पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है या नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं तो सीधा P1V1 इज इक्वल टू P2V2 मत लगा देना। ठीक है, पहले सवाल को स्टडी करना, वैल्यूज पे सीधा जंप मत करना। तो आई होप ये बॉयल्स लॉ आप लोगों को समझ आया हो। अगर समझ आया है तो फिर से मैं कहूँगा इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना। और अगर कोई स्टूडेंट आपके नॉलेज में है तो उसके साथ शेयर भी करना। ठीक है, मैं ऐसे ही गैस स्टेट को आगे भी कंटिन्यू करता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।